हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर 4 जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। CWSN स्टैंड्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनको हम दिव्यांग भी बोलते हैं। इस वीडियो के अंदर जो इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें कवर होती है, जो टॉपिक्स आते हैं, वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। सेकेंड है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स, जैसे कि स्पेशल ओलंपिक्स भारत, यानी स्पेशल ओलंपिक भारत के अंदर जो एडेप्टिव स्पोर्ट्स डाले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैरालंपिक्स एंड डेफ ओलंपिक्स। ठीक है, इसके बाद जो है थर्ड वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन, और लास्ट है रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर CWSN। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे केवल इसका फर्स्ट पार्ट जो कि है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और साथ ही साथ इसका सेकंड पार्ट जो कि है ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग एडेप्टिव स्पोर्ट्स। तो इस वीडियो के अंदर केवल इतना कवर होगा, बाकी की जो टॉपिक्स है वो होंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्ट एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की। तो सबसे पहले तो जानते हैं हम एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन होता क्या है। तो अगर मैं बात करूं एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन की, द एजुकेशन विच हैज बीन अडैप्टेड or change so that it may be appropriate for the differently abled person as it is for a person without disabilities। क्योंकि देखो, हम एजुकेशन का जो नॉर्मल तरीका क्या होता है कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसको देख रहे हो, जैसे मैं हैंड जेस्चर्स कर रहा हूँ, जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, तो ये होता है नॉर्मल स्टडी का तरीका। लेकिन जब हम बात करते हैं एडेप्टिव एजुकेशन की, तो मुझे उन लोगों का भी ध्यान रखना है, उन बच्चों का भी ध्यान रखना है जिनके पास कई सारी एबिलिटीज़ नहीं है, जो नॉर्मल सेंसेस हैं वो भी वर्क नहीं कर रहे। तो उनके लिए मैं कैसे एक अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट क्रिएट करूँ कि सबके लिए वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए। ठीक है, जो डिसेबिलिटीज़ के साथ है उनके लिए भी, जो नहीं है उनके लिए भी। तो ये है मीनिंग ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एम्स ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। क्या उद्देश्य है, क्या रीजंस है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के कि इसको क्यों लाना चाहिए। तो सबसे पहले टू हेल्प द डिफरेंटली एबल्ड टू अचीव। ठीक है, हमारा जो डिफरेंटली एबल्ड जो सोसाइटी है ना, वो बहुत ज़्यादा अलग रह जाता है नॉर्मल बच्चों के साथ, क्योंकि वो कभी भी मैच अप नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनको भी कुछ अचीव करवाओ ताकि वो भी इक्वली पार्टिसिपेट करें चीज़ों के अंदर। ठीक है, तो उनको हेल्प करना, क्या हेल्प करेंगे, टू अचीव फिजिकल ग्रोथ, उनकी फिजिकल ग्रोथ हो जाए, उनकी मेंटल ग्रोथ हो जाए कि वो और ज़्यादा कोऑर्डिनेटिवली वर्क कर पाए, उनकी सोशल और इमोशनल ग्रोथ भी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी जब ग्रोथ होगी तभी वो अपने पूरे पोटेंशियल पे काम कर पाएंगे, वर्क करेंगे और अपने एफर्ट्स को डाल पाएंगे। ठीक है, आगे आता है टू प्रोवाइड स्पेशल प्लान प्रोग्राम ऑफ रेगुलर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज टू इंक्रीज देयर पोटेंशियल्स। यानी हमें टाइम टू टाइम प्लान करने चाहिए प्रोग्राम्स को फिजिकल एजुकेशन के, और उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के अंदर डालना चाहिए ताकि उनका पोटेंशियल जो हो वो इंक्रीज हो पाए। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यानी कुछ ना कुछ अलग तरीके से उनसे काम करवाओ, कोई नई एक्टिविटीज़ के अंदर डालो जिसके अंदर वो इन्वॉल्व होए और खुद को भी अच्छा समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एजुकेशन। अब दिक्कत क्या है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं वो कई बार सेफ्टी मेजर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिजिकल एजुकेशन में अगर तुम पार्टिसिपेट करवा रहे हो तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो सेफली और सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कर पाए उस गेम के अंदर। ठीक है, आगे आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। क्या ऑब्जेक्टिव्स है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के? सबसे पहला कि जो भी CWSN वाले बच्चे हैं उनकी मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करना। एक बात सोचो कि क्या होता है जिसकी वजह से ये CWSN क्रिएट हो जाता है कि वो मेंटली इतना ज़्यादा वीक हो जाते हैं। मेनली क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो उतना कोऑर्डिनेटिवली वर्क नहीं कर पा रहा हमारे मस्कुलर सिस्टम्स के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली फंक्शनल बॉडी नहीं है उनकी, उनको छोटे छोटे एक्शंस करने में बहुत टाइम लग रहा है, कई बार हाथ उनके वॉबल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी जब दिक्कतें होती है तो उनको दूर करने के लिए क्या है, उनके मोटर स्किल्स को डेवलप किया जाता है।
तो जितनी अच्छी मोटर स्किल्स होगी उतना प्रिसाइज वो मूवमेंट कर पाएंगे, उतना अच्छा वो काम कर पाएंगे। ठीक है, तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का मेन मोटिव क्या है? उनकी डेवलप करवाना मोटर स्किल्स। सेकेंड आता है टू एनहेंस सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ इमेज। मेनली इन लोगों के अंदर, इन बच्चों के अंदर क्या दिक्कतें आ जाती है, वो अपने आप को सोसाइटी से शुरू से ही अलग मानने लग जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस इतना लो हो जाता है कि वो नॉर्मल चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट करना भी छोड़ देते हैं। वो अपनी सेल्फ इमेज ही ऐसी बना लेते हैं। तो उनको उन सेल्फ इमेज से जो उन्होंने सोच ली है उनसे हटा के उनको बराबर के दर्जे पे लाना, ये काम है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट आता है एंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या करवाएगा? वो पार्टिसिपेट करवाएगा स्टूडेंट को फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स के अंदर। जनरली जो ऐसे बच्चे होते हैं वो नहीं पार्टिसिपेट कर पाते इजीली, क्योंकि वो इतना अच्छा तरीके से compete नहीं कर पाएंगे बाकी बच्चों के साथ और वो हो सकते हैं डीमोरलाइज भी हो इन चीज़ों में। ठीक है, तो अलग से उनको पार्टिसिपेशन करवाना, तो ये काम है एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस। फिजिकल एजुकेशन का मेन मोटिव हमेशा फिजिकल फिटनेस ही रहा है, चाहे वो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन हो या नॉर्मल फिजिकल एजुकेशन। तो ओवरऑल उन बच्चों का भी फिजिकली फिट करना, उनका ये काम है हमारे एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। मोटिवेट स्टूडेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। उनको खुद को भी मोटिवेट किया जाए ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट करना सीख पाए। ठीक है, कि दूसरी सोसाइटी से, क्योंकि हर टाइम हर कोई साथ में नहीं होगा ना जो दूसरों को समझाएगा, लोगों को खुद भी समझना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं समझते तो उन बच्चों को समझ में आना चाहिए कि उनको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना। ठीक है, उनको खुद की प्रोटेक्शन कितनी ज़रूरी है और वो कैसे इसको प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज़। ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज़ जो होगी वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर होनी चाहिए, तभी वो उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट करने के लिए उत्सुक रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुद के लिए भी एफर्ट्स डालेंगे। ठीक है, और लास्ट आता है इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट्स। सोशल एडजस्टमेंट जो होता है उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, उनके मेंटल कैपेबिलिटीज इतनी नहीं है, तो उनका सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट जो होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, जो उनको बहुत प्रॉब्लम करता है काफ़ी चीज़ों के अंदर। तो उनको कैसे वो सोशली एडजस्ट होंगे, ये काम है हमारे एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन का, कि उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ को डेवलप करो ताकि वो सोशल एडजस्टमेंट्स के थ्रू भी सोशल एडजस्टमेंट भी कर पाए। ठीक है, अब आता है आगे ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले है स्पेशल ओलंपिक्स भारत। इट इज़ एन ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड प्रोग्राम फॉर स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल विच ऑपरेट्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये एक स्पेशल प्रोग्राम था जो कि ऑपरेट किया जाता है इंडिया के अंदर। इट वॉज फाउंडेड इन 1987 एज स्पेशल ओलंपिक्स इन इंडिया। इसकी जो ओथ थी वो थी लेट मी विन बट इफ आई कैंट विन लेट मी बी ब्रेव इन। ठीक है, मैं जीतूंगा, अगर मैं जीत नहीं पाया तो मैं कम से कम इतना ब्रेवली अटेम्प्ट तो कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि एक बात सोचो, उनकी कैपेबिलिटीज इतनी लो है फिर भी वो इतना हाई मोटिवेशन के साथ इतने अच्छा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है, बिल्कुल सोचा ही नहीं जा सकता। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्रेवरी चाहिए। ठीक है, तो स्पेशल ओलंपिक भारत जो था वो प्रमोट करता था इन सारी चीज़ों। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स क्या है? अ सीरीज ऑफ इंटरनेशनल कंटेस्ट फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटी। जितने भी एथलीट जो है जो कि डिसेबल है उनके लिए एक इंटरनेशनल कंपटीशन कराया जाता था जो कि पैरेलल चलाया जाता था समर एंड विंटर ओलंपिक्स। ठीक है, जैसे नॉर्मल ओलंपिक्स होते थे वैसे ही होते थे पैरालंपिक्स भी। ये जो था फर्स्ट जो पहली बार हेल्ड हुआ वो हुआ 1960 के अंदर रोम के अंदर। इन सब चीज़ों को हैंडल कर रही थी हमारे आईपीसी। ठीक है, ये था सारा कुछ पैरालंपिक्स के बारे में। और लास्ट आता है इसके अंदर डेफ ओलंपिक्स। डेफ ओलंपिक्स क्या है? डेफ ओलंपिक्स जो था उसको पहले बोला जाता था वर्ल्ड गेम्स फॉर डेफ्स। ठीक है, अब उसका नाम चेंज कर डेफ ओलंपिक्स कर दिया, जो कि फर्स्ट हेल्ड हुआ था पेरिस के अंदर 1924 के अंदर। और ये हर 4 साल पे होता है, पैरेलली चलाया जाता है बाकी गेम्स के साथ भी। जो एथलीट हियरिंग लॉस को हियर कर रहे हैं और जिनका हियरिंग लॉस एटलीस्ट 55 डेसिबल्स है, ठीक है, वही पार्टिसिपेट कर सकते थे इन कंपटीशन के अंदर। और इन कंपटीशन के अंदर हियरिंग एड को यूज़ करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो
जैसे वो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन के अंदर कितना वो बेस्ट पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। तो ये है डेफ ओलंपिक्स, ठीक है। और इसका मोटो था इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। हमें मेन दिक्कत क्या है, ये सारे जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, ये सोसाइटी से इतना डीमोरलाइज हो जाते हैं कि वो अपने आप को अलग फील करने लगते हैं। तो उनको उस इक्वालिटी को वापस दिलाना, उस स्पोर्ट्स में वापस लाना, ये काम है हमारा सबका, हमारा सोसाइटी का, ठीक है। जब तक हम ये खुद नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि डेफ ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, ये सारे कुछ इनिशिएटिव है जो कि और लोगों के द्वारा भी लिए गए कि इसको प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो मेनली हमें लेके आनी इक्वालिटी, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम के अंदर हो, हमेशा हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो होंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि है चैप्टर 4 पार्ट 2। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।